जैसे यहाँ पे पहुंचा जंक्शन आया, जंक्शन आया, क्या बीच में कैपेसिटर था, तो नाम चेंज होगा। आई होप ये क्लियर है। बी से यहाँ पे भी चेक करो, हाँ कैपेसिटर है, मतलब नाम चेंज हो चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे आया, तो अब सुनो, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट तक पहुंचा, हाँ या ना, तो क्या कुछ बीच में है, तो ये ई होगा। ये समझा सबको? अगर ये ई है तो ऊपर गया तो ई होगा। कुछ समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर है ना सबको? अच्छा, फिर अब ये हो गया, यहाँ से यहाँ पे आए, बीच में क्या आ गया 2, तो नाम चेंज होना चाहिए, ऑटोमेटिक हुआ। आई थिंक इट इज फाइन। और फिर ई से यहाँ पे पहुंचे, बी पे पहुंचे, क्लियर? ई से यहाँ पे पहुंचे, बी पे पहुंचे, मतलब तुमने अब जंक्शन को रिंग कर दिया। इट इज ओके? नाउ यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए हम एक दूसरी टेक्निक में जाते हैं। वंस यू गिव द नेम ऑफ अ जंक्शन, देन वी विल रीड्रॉ द सर्किट। ये देखो आगे अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में बहुत काम में आना है। क्या करना पड़ेगा आपको? रीड्रॉ। रीड्रॉ मतलब क्या है? जिसमें हमें सिंपल सीरीज पैरेलल दिखने को हो जाए, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेट अस से यहाँ पे ले लिया मैंने ए, फिर ए के बाद नेक्स्ट जंक्शन किसको हम दे रहे हैं? बी। उसके बाद नेक्स्ट किसको दे रहे हैं? ई। और नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास? बी। इज इट फाइन? मैंने एक लाइन से बना दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? ओके, अब है ना तुम्हें क्या करना है, हर एक जंक्शन के बीच में जो जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, वो कनेक्ट कर देना है। जैसे ए से डी के बीच में क्या कनेक्टेड है? 6, तो आप ए से डी के बीच में एक 6 लगा दो। फिर बी से ई के बीच में क्या कनेक्टेड है बेटा? 5, तो डी से ई के बीच में 5 लगा दो। हाँ, जिसको लगाते जाओ उसको टिक करते जाओ। फिर वापस डी से ई के बीच में क्या कनेक्टेड है बेटा? 5, सो डी से ई के बीच में 5 लगा दो। सॉरी, ये सही है? अच्छा, सर डी से ई के बीच में 2b है, दिख रहा है ना सबको? डी से ई के बीच में 2b है, हाँ वो समझ में आ रहा है ना? ये भी हो गया। ई से बी के बीच में 2 है और ई से बी के बीच में 4 है। I think now the question is solved. These 3 are in parallel, so 12 आ गया, ये 6 आ गया, okay? Now 12 और 6 का आंसर 4 आएगा, और 4 और 6 है, तो 4 into 6 upon 4 plus 6 करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। That's it. सही बोला ना मैं? सर आपने पहले के दोस्त ने जैसे कल जो आपने बोला था वैसे किया। कल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कल तो रिन्यू मतलब रीड्रॉ करने की क्या जरूरत है? कल की जो टेक्निक तो अभी उसकी तो चलेगा जैसे भी। तो अब तू लॉजिक है ना, बीच में क्या करेगा? तो जंक्शन का नाम चेंज पर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसको प्रायोरिटी में दिया because that's the shortest that's the conductor. Current always tends to take the least resistive path. सही है? तो जंक्शन का नाम सही हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस वही तो दिया। प्रथम डाउट है बेटा, समझ में आया? सीरीज तो कैसे एक करके 2 दफा लेकिन 32 वाले में क्या? दो कैपेसिटर से बाजू में बीच से एक वायर है, तो ये दोनों पैरेलल है ना? हाँ पैरेलल, तो वो दोनों का 16 वाला है, तो वो 16 वायर के राइट साइड में होगी अगर तुम्हें सुनो, अगर तुम्हें ये समझा है तो मैं चाहता हूँ कि 32 में वो ट्राई करो। पहले 50 करना, पहले 50 करना फिर 32। तो 1/3 होगा,
1/3 is equal to 1/6 plus 1/5 plus 1/6. तो 1/3 तो लिख सकते नहीं, तेरा एलसीएम में करता है। तो 4 नीचे क्या रहेगा? यहाँ टू यहाँ, और यहाँ पे 1 भी रहेगा। Okay, now if we talk about question number 50, देखो ये क्वेश्चन ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं ए से गया, ऊपर गया, जंक्शन आया, बीच में कैपेसिटर आया ना, तो मतलब नाम चेंज होना चाहिए। तो लेटर से मैंने डी नाम दिया, बराबर बेटा? ओके, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे गया, जैसा कैपेसिटर आया, नाम चेंज होना चाहिए, तो ई नाम दिया। इसके बीच में कैपेसिटर नाम चेंज है, परफेक्ट। इसके बीच में कैपेसिटर नाम चेंज है, पर इसके बीच में कुछ नहीं है तो डी, इसके बीच में कुछ नहीं है तो ई। फर्क ट्विस्ट इन द टेल, डी और बी के बीच में भी कुछ नहीं है तो ये बनेगा बी। बी और डी नहीं है तो इसके बाद बी, ये भी बी, ये भी बी। अब जब ये बी और बी बन गया तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल। क्या बन गया? और इक्विपोटेंशियल है तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस।
If there is no potential difference, it cannot store any charge. It cannot store any. It cannot store any charge. तो ये बन गए redundant. क्या बने? इसको बोलते हैं redundant capacitors. A circuit in which the capacitor is just connected to confusers, जहाँ पे capacitor का कोई रोल नहीं है. So answer is C and C, which is 2. और एक बार समझो. मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, इसको डी नाम देंगे, सही है ना, और इसको भी हमने नाम चेंज करके ई दिया. यहाँ तक तो सही था सबको. फिर आपने ये डी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया और डी लिखा, और यहाँ पे इसको ई को कैरी फॉरवर्ड. सही बात है. पर जैसे तुम डी से आगे पहुंचे तो तुम डायरेक्ट डी पे पहुंच गए, है ना, और आगे पहुंच गए तो नाम चेंज हुआ ही नहीं ना टेक्निकली, तो वापस रिट्रेस करोगे. तो ये डी गलत करके यहाँ पे बी लिखो, ये डी गलत करके यहाँ पे बी लिखो, ये भी गलत करके यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे भी बी लिखो. और अब आप देखोगे तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है. सो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इट कैन नॉट स्टोर चार्ज, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है. सही बात है, ये समझा. तो ये और ये रिडंडेंट बने. रिडंडेंट मतलब यूजलेस, सही है. तो आपको ये दोनों को यूज नहीं करना. आप इसको हटा दो. इसका आंसर 2 है. नाम कब चेंज होता है? दो चीजें. पहले whenever there is a capacitor in between, नाम चेंज हो. सही है. पर अगर जंक्शन सेम चल रहे हैं, अगर तुम्हें उसको आगे लेके जाना है, पर अगर आगे सारे के सारे जंक्शन सेम चल रहे हैं, उसके बीच में कुछ नहीं, तो इट विल गेट द प्रायोरिटी देन द कैपेसिटर, जिसका नाम है. समझा? जैसे मैंने पहले नाम चेंज कर दिया, पर जैसे मैं आगे पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि P और D तो सेम पोटेंशियल है, तो वो प्रायोरिटी होगी रादर देन जो इसकी प्रायोरिटी. इट इज लाइक सेइंग व्हाट बेटा, कि तेरे पास यहाँ पे जब चार्ज पहुंचा तो अब तेरे पास रास्ते क्या है. एक है ऐसा रास्ता और एक है सीधा जाके डायरेक्ट बी पे पहुंचना. तो यहाँ पे सामने मोक्ष दादा के सामने तू खड़ा रहता है और किसी को बोला कि यार सामने तू वो स्टेशन वो साइड पे चला जा. एक रास्ता है कि तू सीधा जा, लेट से 15-20 मिनट लगे क्योंकि बहुत जाम होता है, और एक है भले घूम के जाए बट बेटर क्या है अंदर जामली गले से निकल के आगे से निकल, क्योंकि वो रास्ता तेरे पास लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है. समझा? सो करंट या चार्ज ऑलवेज टेक्स द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ रादर देन अ पाथ जहां पे कुछ तो रेजिस्टेंस मिले. तो यहां से यहां पे जाने के लिए उसको कैपेसिटर आ रहा है, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कुछ भी नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट है. इसलिए ये दोनों रिडंडेंट है. कुछ समझा? पर रिडंडेंट पता कब चलता है, जब तू जंक्शन को नाम देता है तब तक, वरना गलती 32 में करेगा, फिर 32 में वापस स्विच करेंगे. ठीक है? तो 32 सोचो, जंक्शन को नाम देना अच्छे से, जैसे मैंने बताया, फिर रिड्रॉ करो, तब आंसर आएगा. क्या मैं क्वेश्चन ही है, देयर इज नो टॉपिक एज सच, इट इज लाइक दिस ओनली. तो मैं इसलिए प्रैक्टिस से करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे धीरे धीरे करके ग्रेजुएट लेगा कि हर एक में कुछ नया सीखने को मिले. हाँ देख लिख देता हूँ. तो सही था, तो ठीक है. तो वो तो भाई तो भी नेम चेंज नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी परफेक्ट.
अगर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं तो ये तो सब नहीं होते। तू बना, तू खुद पहले सोच, फिर मुझे पहले खुद सेट कर। पहले तक तेरे दिमाग में क्या है? Okay. Question 32. आगे जिसका 32 भी हो जाता है हाँ वो DPP 1 का 4 then 5 then 6 ये सीक्वेंस में राइट है। ओके, मैं आता हूँ अभी इस पे। सबसे पहले तुम A से ट्रैवल करोगे। अब A से यहाँ पे आगे जाओगे तो एक जंक्शन यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा है, पर ऊपर से जाओगे तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको E नाम दो। सबको समझा? पर अब सीधा गए तो कैपेसिटर आया ना, तो मतलब मुझे जंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो लेटर से मैंने इसको डी नाम दिया। जब मैं यहाँ से यहाँ पे देख रहा हूँ तो डी आना चाहिए, पर मैं सीधा जाऊंगा तो जंक्शन का नाम चेंज होना चाहिए, जो हो चुका है। हो चुका है। यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो हो चुका है। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, है ना? कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर हो गया। ठीक, फिर आगे जा रहा हूँ। अब दो रास्ते हैं मेरे पास, एक सीधा और एक ऊपर, पर हाईवे है, नीचे एसपी रोड है। क्या प्रेफर करोगे? तो नाम इसको डी दीजिए। और डी से आगे जाओगे तो कैपेसिटर आ, तो ऑब्वियसली हो गया। तो अब बी और डी के बीच में दो कैपेसिटर बने, ये बन गए रिडंडेंट। इसी को दूसरा नाम दिया था शॉर्ट सर्किट टेक्निक। जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस आप एक वायर कनेक्ट कर देते हो तो कैपेसिटर का कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज पूरा का पूरा चार्ज ऊपर से चला जाएगा, सीधा जाने का कोई मतलब ही नहीं। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस का क्या है? 0। तो अब इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? रीड्रॉ करने का टेक्निक सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बनाओ ए, बीच में बनाओ डी, यहाँ पे बनाओ डी। आई होप दिस शुड बी क्लियर। नाउ ए से डी के बीच में 8 है, आया ना? तो एक 8 कनेक्ट कर दो यहाँ पे। डी से ए के बीच में भी 8 है, और ए से डी के बीच में और एक 8 है। डी से डी के बीच में ये थे, ये तो निकल गए। डी से बी के बीच में क्या है? 8। सारे किसमें है? पैरेलल। तो आंसर क्या आएगा? 24 into 8/24 से कर रहा है। आंसर आएगा सेकंड वाला जो आपने बनाया ये वाला
पहले मैंने ए रखा, फिर डी जंक्शन चल रहा है तो डी लिखा, और फिर मैंने बी लिखा, फिर ए से डी के बीच में 8 है तो ए से डी के बीच में 8 लगाया, फिर डी से ए के बीच में 8 है तो डी से ए के बीच में 8 लगाया। है तो सेम ही ना, ए टू डी बोला, डी टू ए बोला, इट्स वन एंड द सेम। अब इस ए टू डी के बीच में 8 लगा, फिर डी, ये कुछ नहीं था, फिर डी टू बी में 8 लगा। समझ में आया? तो हाँ सर वहाँ से पे जो है, हाँ वहाँ से हम डायरेक्ट वहाँ पे गए, जब अंदर से जाएंगे, जब एक कैपेसिटर पास होने का नेम चेंज होगा और फिर वापस वहाँ पे जाएंगे, वापस यहाँ से यहाँ पे पहुँचना, सीधा वाले में तो कुछ है ही नहीं ना, फिर सीधा जाएंगे तो बीच में जंक्शन ही नहीं है। पर हाँ, नाम चेंज करना है तो कर सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर है तो नाम चेंज हो जाना चाहिए, पर चार्ज पास होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के एक एंड पे पोटेंशियल डी है और दूसरे एंड पे भी पोटेंशियल डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। और वहाँ पे अगर एक और जंक्शन आता तो हम जाते, तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो डी है ना, मतलब दोनों डी है, तो सिर्फ आगे क्या होता है उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, चार्ज जा ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। लॉजिकली तो सोचना, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई भी कितने भी कैपेसिटर लगाओ, क्या सबका एक इक्विवेलेंट एक बन सकता है? तो टेक्निकली यहाँ पे कितने भी लगे हो, एक मैंने लगा दिया तो एक और शॉर्ट सर्किट करा तो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं, बीच में से जाना ही नहीं। तो बनता क्या है, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन के लेफ्ट और राइट में सेम पोटेंशियल हुआ तो चार्ज कैन नॉट पास, द चार्ज और करंट कैन ओनली पास व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेजर है। जंक्शन डी से ए जंक्शन नाम चेंज हुआ ना, तो चार्ज पास हो सकता है ना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लेफ्ट पे और राइट पे सेम नाम है ना, तो बात नहीं हो सकता ना बेटा, पर ये इसके लेफ्ट में ए है और राइट में डी है, तो नाम अलग है ना बेटा, बात हो सकता है। इसलिए पहले नेमिंग करो फिर रीड्रॉ करो। और अगर वो ए जंक्शन होता है वो सीधा कनेक्ट होता है, मतलब वो एक से चालू हुआ फिर ऊपर गया फिर सीधा मोबाइल से कनेक्ट यहाँ पे तो ये ए है, ये भी ए है, इसका सब रिडंडेंट, तो आंसर सिर्फ 8 होगा। इसलिए मैं बोलूँ जब पहले जंक्शन को प्रायोरिटी दो, सही है, पहले जंक्शन को प्रायोरिटी दो, लाइक शॉर्ट सर्किट को प्रायोरिटी दो, पहले सारे शॉर्ट सर्किट कंप्लीट कर, फिर बीच का कुछ भी नहीं है, ए को प्रायोरिटी देंगे ना। मैंने क्या बोला, तू बोला यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करा, तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही दो क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट है, तो तुम्हें ए को ए नाम दे दिया, खत्म हो गया ना कहानी। फिर बीच में तो कुछ भी घुमा रहे, चार्ज जाने नहीं वाला। तो ये क्वेश्चन में डी और दो डी के बीच में भी कहाँ रिडंडेंट, पहला वाला डी और ये डी और ये डी, रिडंडेंट कहाँ पे है? मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, हम कैपेसिटर के लेफ्ट और राइट में देखते हैं, ये कैपेसिटर के लेफ्ट में एक जंक्शन है और राइट में क्या है, नाम अलग अलग है ना। और यहाँ से तुझे नहीं समझेगा कि चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि सर्किट बनाई ऐसे घुमा के, तुझे कैसे समझेगा, यहाँ से समझेगा। आई होप यू गॉट दैट। इसीलिए रीड्रॉ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइट है बट मेरे मैटर थोड़ा ज्यादा रॉन्ग लग रहा है। ये वाला हाँ से इन दोनों का ऐड करके बाद में देन तो कट हो रहा है, तो इसका निकाल नहीं, वो गलत है। रॉन्ग है ना।
going to now solve DPP1 का question 4. अगर आया है और आई थिंक आना चाहिए बिकॉज ये जल्दी है. 8/3. क्या आंसर आया इसका? 2, 2 and 2 सीरीज में आंसर 2/3 होगा. और 2 and 2/3 ऐड करेंगे. आंसर इज 8/3. क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. A number of capacitors, each of capacitance 1 microfarad. A number of capacitors, each of capacitance 1 microfarad, and each one of which gets punctured if a potential difference just exceeding 500 volt is applied. are provided. तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी है और 500 वोल्ट उसका मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग है. वोल्टेज रेटिंग का मतलब है इसके ऊपर जाओगे तो ये कैपेसिटर उठ जाएगा. इतना ही मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है. ओके, पर तुम्हें यहाँ से मतलब यही अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं, ठीक है. पर तुम्हें यहाँ से क्या करना है, तुम्हें यहाँ से एक सिस्टम क्रिएट करना है. वो सिस्टम जिसमें टोटल कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड बने और ये सिस्टम 2000 वोल्ट को सस्टेन करना है. वापस एक बार, हमारे पास अवेलेबल क्या है, 1 माइक्रोफैरेड और 500 वोल्ट के बहुत सारे कैपेसिटर, बहुत सारे मतलब तुम चाहो उतने. पर मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए कि ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 3 एंड ओवरऑल वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी इज कितना 2000. ये समझा? So I am going to give you a method. Remember that, and then we are going to derive the formula also for this. Okay. सबसे पहले हमेशा तुम्हें इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है. जो भी वोल्टेज आपको जनरेट करना है और जो भी वोल्टेज दिया हुआ है आप उसको इससे डिवाइड करो. सो 2000 by 500 करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 4. सबको समझा नहीं समझा? तो 4 पहले 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लोगे और उसको सीरीज में लगाओ. ये फंडा याद रखना, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ. सो तुमने लगा दिया 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड. क्या ये सबको समझा? अच्छा, क्यों किया? रीजन, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है. सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? ऐड. तो मैं जब 500 के 4 सीरीज में लगाऊंगा तो 2000 मिल जाएगा. तो इन दोनों के बीच में मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 की हो चुकी है, बराबर. पर उससे डिसएडवांटेज ये होगा कि सीरीज में लगाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4. समझा नहीं समझा? तो अगर ये 1/4 है, ये क्या है 1/4,
तो हमके सर अब क्या करें? तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, क्या चेंज 3। तो एक काम करता हूँ, मुझे वो पता है कि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता ना। तो मैं काम कर रहा हूँ, ये 4 का और एक नीचे 4 का कॉम्बिनेशन नीचे लगाऊंगा, बराबर। तो अब 4 का नेक्स्ट 4 लगाया तो 2000 तो मेंटेन हुआ, पर अब मेरा कैपेसिटेंस भी बढ़ा, क्योंकि ये 1/4 है तो ये भी 1/4 है। हाँ या ना? कितना हुआ? 2/4। ये समझा? फिर मैं और आगे जाऊंगा, कब तक जाते जाऊंगा? जब तक मैं 3 तक नहीं पहुंचता। हाँ या ना? तो मुझे 1/4 इंटू क्या करना पड़ेगा सो दैट मुझे 3 मिले? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 कंपोनेंट शुड बी डन। आता हूं ना, ये जो 12 आया, ये 12 तुम्हारे पास नंबर ऑफ रोज है। 12 क्या है आपके पास? पर हमें कंपोनेंट पूछा है। हमें क्या पूछा है? एक रो में कितने हैं? 4। तो 12 रो में कितने होंगे? 48 ऐसा करके। अभी समझा? मैं समझा होगा, पहले 2 मिनट खुद से समझो। आपने डिवाइड किया ऐड होता है सबके 1/4 में ऐड करते जाऊंगा तो कभी ना कभी तो 3 पहुंच ही जाऊंगा। तो वोल्टेज मेरा मेंटेन होगा और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 बनना चाहिए ना। तो 1/4 के कितने लूंगा सो दैट मेरे पास 3 आए। तो 1/4 इंटू n इज इक्वल टू 3 करा, तो n की वैल्यू कितनी है? 12। मतलब मुझे क्या चाहिए रहेंगे? 12 रोज चाहिए रहेंगे। ऐसे टोटल 4 कैपेसिटर के कितने रोज चाहिए रहेंगे? 12। तो फायदा क्या हुआ? क्या सारे 2000 मेंटेन करें? हाँ। और सबका इक्विवेलेंट 3 आया? हाँ। तो टोटल कितने कैपेसिटर लगेंगे? 48। आई होप ये समझा होगा। So I derived one formula. चेक करो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड इन सच केसेस इज C2/C1 into V2/V1 का स्क्वायर। एक बार नंबर डाल के चेक करते हैं। V2/V1 मतलब इसको मैंने नाम दिया है C1V1। आई होप दिस इज ओके। और मुझे जो चाहिए वो क्या है? C2V2। इज दिस ओके? सो V2/V1 करना है 2000/500 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16
C2 by C1 मतलब 3 by 1 16 3 कितना हो जाएगा 48 हर बार फॉर्मूला से चेक करेंगे वाले फॉर्मूला कैसे डिराइव किया ये कांसेप्ट को मैंने जनरलाइज केस में ले लिया लाइक मुझे C1 V1 दिया है और मुझे क्या जनरेट करना है C2 V2 तो मैंने क्या किया था तो पहले मैंने सोचा पहले सबसे मैंने क्या किया था 1 माइक्रोफैरड को किस में लगाया था सीरीज में लगाया था तो उससे मुझे क्या मिला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया ना तो मैंने ऐसा सोचा सीरीज में अगर मैंने लगाया तो सीरीज में कितने लगाने हैं वो कैसे समझा था मैंने बोला था 2000 बटे 500 किया था आया ना तो मैंने करा 2000 by 500 V2 by V1 उसको मैंने n नाम दे दिया आई होप ये क्लियर है आपको फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था तो जो भी वैल्यू था ये उसको डिवाइड बाय मैंने ये नंबर किया था आया ना तो मैंने किया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या लिख दिया C1 by m ये समझा तो C1 by m इसकी वैल्यू हो गई जो मेरे पास 1/4 आई फिर ये फॉर्मूला लिखा मैंने इस फॉर्मूला में क्या किया था 1/4 इनटू क्या n इज इक्वल टू क्या लिखा था ये 3 का वैल्यू ये लिखा था ना मैंने सो 1/4 के बदले मैंने क्या लिख दिया C1 by m n को n ही रखा इज इक्वल टू 3 के बदले मैंने क्या लिख दिया C2 क्योंकि मैं जनरलाइज जा रहा हूं फिर m की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी V2 by V1 वहां से मुझे n मिल गया और टोटल नंबर ऑफ रोज एंड मेरे पास हर रो में कितने कैपेसिटर है इसको मल्टीप्लाई किया m into n I substitute the value and I got the formula you don't need to write the derivation but this formula से मेंस के 3-4 पीवाई को सॉल्व करें बहुत बार पूछे गए क्या फॉर्मूला याद रखो C2 by C1 into क्या V2 by V1 इसमें क्या है लिखो बेटा नंबर ऑफ कैपेसिटर बट क्या to be right formula to find method of bind from a given हाँ वैसे लिखना पड़ेगा मतलब मैंने कभी टॉपिक ऐसे लिखा नहीं हिंदी में लिखा ओ वाह ज्यादा टायर है conversion of given capacitor with voltage rating to new capacitor with new voltage rating मतलब अगर लिखना ही है तो लिखो हाँ ये तो वोल्टेज हाँ वोल्टेज के फॉर्म में जाना है पर खुद से होगा नहीं 10th वाला क्वेश्चन है 10th वाला वो बोर्ड में आता हमारे बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन इजी है मैं दिखाऊंगा तब इजी अच्छा ये टॉपिक फिर भी इंटरेस्टिंग है ना ये फिर इसमें रटना नहीं है कुछ और इसमें बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं कुछ सोचना भी नहीं मतलब जिनको जमता है सीरीज पैरेलल या थोड़ा लॉजिक ये उसके बेस पे आगे का ऑलमोस्ट पूरा वैसा ही है पूरा रेजिस्टेंस भी वैसे ही चलेगा पूरा तो अभी दिमाग सच में कॉमन सेंस और दिमाग चाहिए इंट्यूशन बहुत करना चाहिए तो सर्किट इतने जबरदस्त सॉल्व होते हैं ना मतलब ऐसा भी पॉसिबल होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इतनी सारी टेक्निक्स पता होगी कि आप डिग्री सेम वन की ट्यूशन ले सकते हो आगे का हाँ मतलब ट्रस्ट मी हम जो पढ़ेंगे ना अभी आप आईआईटी में जाओ एनआईटी में जाओ ट्रिपल आईटी में जाओ कहीं पे भी जाओ आपका एक पूरा सब्जेक्ट 6 महीने का हमने पढ़ा दिया है BEE करके सब्जेक्ट है वो पूरा आपको आता होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हर सर्किट आपको आती होगी आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है नोट्स को संभाल के रखना बस हो जाएगा 6 महीना जो पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा हर चीज आपको आएगी चलो क्वेश्चन 6 आई
थिंक 6 इजी है। हाँ हो गया छोड़ दो क्या? हाँ। नहीं करवाओ। अच्छा एक बात बताओ पवन, ये ए है तो ये क्या होगा? और ऊपर वाला ये बी है तो बाकी सब चेक कर लो। डी से ए नाम चेंज है, परफेक्ट है। बी से बी नाम चेंज है, ए से बी नाम चेंज है, ठीक है। सो नाउ सिचुएशन ऐसी है कि अभी यहाँ से मुझे तो दिख गया है कि एग्जैक्टली क्या सर्किट है, पर नहीं समझा है तो थोड़ा सा रिड्रॉ करेंगे। तो रिड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए, बीच में डी और ये बी। ए से डी के बीच में 1 और ए से डी के बीच में 1, बी से बी के बीच में 1 और ए से बी, ए से बी 2। सही? सो 1 + 1 क्या होगा? 2। 2 and 1 सीरीज तो 2/3। 2/3 + 2 करेंगे तो 8/3। आंसर है 8/3। समझ में आया? चल बेटा हाँ 7th वाले के लिए एक छोटी टेक्निक चाहिए, वो अभी मैं सिखाऊंगा। व्हीटस्टोन नेटवर्क तो बनेगा, इसलिए नहीं बन रहा। व्हीटस्टोन नेटवर्क अगर होगा तो बनेगा। अच्छा उसके बिना बन गया तो बहुत अच्छा है, मतलब जबरदस्ती जैसे बन गया देखा। सो मैं सिखाता हूँ, पर पहले उसके पहले मैंने आपको दूसरे 3 क्वेश्चन दिए थे, है ना? 10, 11 और 14। अभी बोला था? अच्छा मैं मन में बोला। चलो विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। अब यार मैं कल की टेस्ट में ये सब डाल सकता था, ये डाल दो पर नहीं हो पाएगा क्योंकि दिक्कत ये है कि पेपर बन चुका कब का है और कैपेसिटेंस बहुत कम है, बहुत कम, हार्डली कुछ होगा। मेजरली जो भी है वो डाइपोल और कंडक्टर्स है, पर उससे भी ज्यादा जो है वो बाकी सब बाकी सब है ना, वो बहुत कुछ है और ऑप्टिक है। तो मतलब चीजें तुम्हारे पास मेंस और एडवांस कल 2 पेपर है ना आपके, तो बस ध्यान से देना, अच्छे से देना। हाँ मैडम से मिस करते फिर एंडिंग में एडवांस। आप अलग बैठे ना बेटा आपको। चलो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड किया है ना। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो फाइंड करना होगा, पर साथ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो या क्या फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो। तो अब ये इसको मैं टेक्निकली कैपेसिटर का टाइप 2 पकड़ता हूँ, जिसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब देखो अगर आपको ये आता है या मतलब आपको समझा है तो आई एम वेरी हैप्पी, बट स्टिल मुझे ध्यान 2 मिनट के लिए यहाँ पे चाहिए, और नहीं आता तो ध्यान तो चाहिए है। ओके यहाँ पे आपके पास है C1 which is 3 माइक्रोफैरड,
फिर आई थिंक मेरे पास है 3 which is 2 microfarad. Next, what we have C3 4 microfarad. और लास्ट में मेरे पास क्या है 120. उनको लगा कि यार सभी पूछ लेते हैं, नॉर्मली एक पूछता है मेन, इन्होंने डिग्री वाले ने बोला कि सर सभी पूछते हैं इसके एड्रेस क्या होगा इसके. ठीक, हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट हर स्टेप में डायग्राम बनाओ. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो हर स्टेप में डायग्राम बनाओ. ठीक है, तो ये दोनों को किसमें कनेक्ट करोगे, पैरेलल. तो आपका नेक्स्ट डायग्राम ये बनेगा. अच्छा सर जरूरी है क्या, डिपेंड करता है कि आपका कितना स्ट्रांग हुआ है कैलकुलेशन माइंड में. नहीं हुआ है तो प्लीज बनाओ, क्योंकि माइंड में करो और कंफ्यूज ही रहो, इससे बेटर है उतने टाइम में तुम्हारे सर्किट बन जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन. तो समझा. तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आती तब तक क्या करो, सर्किट बनाते रहो. ओके, फिर वापस क्या करो 120. ये सही है. फिर आ जाओ ये सही है. क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या आएगा सीरीज में 2 पक्का. और अब यहाँ से तुम अपने पास्ट में जाओगे वापस. तो सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास कैपेसिटर है. दो फंडा याद रखना है, एक Q होता है CV, दूसरा B होता है QY. इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि अब जब तुम एकदम एंड में पहुंचोगे तो तुम्हें दो चीज पता होगी, एक चीज पता नहीं होगी. तो या तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या तो तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा. तो समझा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या इसमें वोल्टेज पता है तो हाँ, क्या कैपेसिटी पता है तो हाँ, तो मतलब क्या नहीं पता तो मल्टीप्लाई करो 120 into 2 कितना होगा, तो इसके नीचे लिख दो 240 माइक्रोकूलम. क्या है सबको समझा. अब रिटर्न आओ. क्या ये कैपेसिटर सीरीज में है, हाँ या ना. सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, वेरी गुड. क्या कांस्टेंट होता है, अगर चार्ज होता है तो यहाँ पे लिख दो 240, यहाँ पे लिख दो 240. तो समझा नहीं समझा. अब तुमने 240 लिखा और 3 लिखा, तो अब चेक करो सर इस बार Q पता है और इस बार C पता है. सो 240/3 कितना होगा, अरे बोलो. यहाँ पे लिख दो 80 और यहाँ पे लिखो 240/6, हाँ या ना. अच्छा ऐड करके चेक भी कर लो, ये आना ही चाहिए. तो मतलब आपके आंसर में कोई गलती नहीं है, तुम सही जा रहे हो. उल्टे चले जाओ. ये तो बेचारा सॉर्टेड है, 1 2 3 सब मिल गया. तो यहाँ पे लिख दो 240 और यहाँ पे क्या लिख दो 80. ये दो कैपेसिटर किसमें है, पहले में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल मिला है. तो यहाँ पे लिख दो 40, यहाँ पे लिख दो 40. अगर तुम्हें 40 पता है, ये 2 पता है, 42 का क्या होता है 80. तो ये क्या हो जाएगा 80, 40 को ऊर्जा फिर कितना हो जाएगा 160. 160 प्लस 80 कितना होना चाहिए 240 है. परफेक्ट, पूरा क्वेश्चन करेक्ट है, रॉन्ग हो ही नहीं सकता. तो क्वेश्चन की बेस्ट बात तुम खुद ही सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो. +4 मेरे पक्के हैं. समझा. क्या फायदा हुआ, मैंने एक बार जब बनाया फिर मुझे वापस रिवर्स करना. तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, अगर आप बनाते जाओगे फिर वापस रिटर्न मारोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये सही है. किसी को डाउट है इसमें, क्योंकि इजी है इसलिए बोर्ड का ही फेवरेट क्वेश्चन है. मींस का तो ऑब्वियसली है, हाँ बोर्ड में आया है तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन. सबको समझा ही. ठीक है, ट्राई मतलब लिखो ये, फिर ट्राई करो 11 और फिर 14. पैरेलल सीरीज by 120. यहाँ पे 240 पहले से भाई समझा वैसे नहीं.
Same with the parallel. जैसे तुम ये करके करना है तो जो भी तुम ये आंसर आ रहे हो वो आंसर का प्रॉपर ऊपर जस्टिफिकेशन here 2 and 4 are in parallel so CP equal to 6 फिर यहाँ पे आया तो here 3 and 6 are in series so C is equal to 3 into 6 होंगे फिर ये आंसर 240 कैसे आया तो Q is equal to C परफेक्ट तो कैलकुलेशन तुम जो माइंड में कर रहे हो अभी हम वो तुम्हें दिख बस न्यूमेरिकल में इतना कुछ फिक्स नहीं है टेन के बाद 11
आया 11 यार सबको? पक्का? अच्छा 11 is similar to this question. वैसे इसके जैसा ही है क्या कुछ? C1 और C2 वैल्यू क्या क्या है? 2, 3 और 5. I think ये 10 वोल्ट है. अच्छा क्या किया पहले? सबसे पहले 2 and 3 किस में है? पैरेलल है. तो आंसर कितना आएगा? 5. सही है? अच्छा 5 और 5. 5/2. 5 और 5. 5/2. ठीक है. डेफिनेटली. सर अब थोड़ा लॉजिक लगाएंगे. दोनों कैपेसिटर सेम है, इक्वल है, तो मतलब वोल्टेज भी इक्वल लेगा ना. तो अगर ये 10 है तो दोनों अपने में हाफ हाफ लेंगे. तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 5. ये 5 है और ये 5 है, तो Q = CV लगाएंगे. तो 5 फायदा क्या हो जाएगा? 25. तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 25 माइक्रोकूलम. इसका भी होगा 25 माइक्रोकूलम. ये सही है ना? ये तो 5 वोल्ट ही था. ये सॉल्व. ये भी पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है. तो आई थिंक ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए. ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए. 5 2 कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो. और 5 3 कितना हो जाएगा? 15 माइक्रो. तो आई थिंक सारी वैल्यू आ गई मेरे हिसाब से. तो आई थिंक डूएबल, इजी था ये. इजी. 14. करना पड़ेगा करना पड़ेगा. ओके. 14th में मुझे किसका चार्ज फाइंड करना है? 2 माइक्रोफैरेड का. तो कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर. ठीक है. अगर मेरा पूरा फोकस 2 पे है, मेरा पूरा फोकस किस पे है? 2 पे है. तो मैं पहले 2 से ही स्टार्ट करता हूँ जर्नी को. 2 और 3 किस में है? आंसर 5. यस. 5 और 3 सीरीज कितना है? 15/8. पक्का? 15/8 is the equivalent capacitance ना. तो 15/8 into 8 will be 15. कितना होगा? पक्का? आई होप ये समझा. अगर देखो अब मैं चीजें डायरेक्ट कर रहा था. मैंने बोला कि इसको हम 3 लिखते हैं, सही है ना? और इसको हम लिख देते हैं 5. ये 4 है और ये 8 है. आई थिंक ये समझा होगा.
उसके बाद ये दोनों सीरीज में थे, तो 5 3 15/5 + 3 8. So I think this is going to be 15/, ये 4 और ये 8. सही है? अब क्या ये पैरेलल में है? तो यार 4 का कोई टेक्निकली काम है ही नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया. तुम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ. ये इसका 8 वोल्ट है. तो 15/8 × 8 करेंगे तो चार्ज मिलेगा. कितना चार्ज मिलेगा? 15. तो यहाँ पे आएगा 15 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी आएगा 15 माइक्रोकूलम. सही है ना? अगर मुझे फोकस 2 पे है तो मतलब मैं इसको इग्नोर करता हूँ, जैसे आप लोग फोकस करते हैं. तो 15 माइक्रोकूलम अपॉन 5 माइक्रोफैरेड कितना आ जाएगा? 3. कितना आ जाएगा? ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट. Q = CV, तो 3 2 का क्या आ जाएगा? 6. तो आंसर होना चाहिए 6 माइक्रोकूलम. अच्छा, क्या ये सबको समझा? पक्का? ओके. अब there is a technique called as voltage divider rule and the charge divider. ठीक है? एक टेक्निक है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? voltage divider rule and the charge divider. बहुत लॉजिकल टेक्निक है, तो पहले वो समझ लेते so that नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे बढ़ेंगे उसमें काम है. Okay. ये लिख के रख लो इनके, जिसका बाकी वो टेक्निक बता देता. ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट में ही चल रहा है ना, वो टॉपिक अभी भी सेम ही चल रहा है. वोल्टेज डिवाइडर. ओके ना, जो भी टेक्निक सिखा रहा हूँ वो मेनली 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. ओके. आन्या, आर्यन, अर्जुन, आशी, आयुषी, भव्य, चैतन्य, क्लाइव, दक्ष, दीप, द्विज, हेत, हृदय, जीत, कल्प, कल्पक, कार्तिकेय, काश्वी, काव्य, कुणाल, लिशान, मानव, मीत दोनों, मोक्षा, मुक्ता, नील, नीलय, पर्व, पवन कुमार, प्रज्वल, प्रणव, प्रथम, राजन, ऋषि, रिया, रोहन, सक्षम, समर, शौर्य, शुभम, स्मयन, सोहम, सौम्या, तन्वी, वेदांत, विभूति, यक्ष, ओके. आप एडवांस की एग्जाम लिख रहे हो और आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आप क्या करते हो? ऑप्शन एबीसी नहीं या मेंस की एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते तो क्या करते हो? इंस्ट्रक्शन. ओके. तो आप में से मैक्सिमम लोग ट्राई करते रहोगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहोगे, कुछ तो करते रहोगे, बट देन देयर आर सम जो आजू बाजू से ट्राई करते हैं. आई होप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. सो वैसे ही अगर तुम्हें यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है, किसका वोल्टेज फाइंड करना है? कैपेसिटर 1 का. तो तुम्हें बाजू में देखना है, बाजू में कौन सा कैपेसिटर रखा हुआ है? क्या रखा गया है? C2. तो आप लिखोगे C2/C1 + C2. तो V1 वापस एक बार, V1 मतलब इसका वोल्टेज इज इक्वल टू सामने का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस डिवाइड बाय द टोटल वोल्टेज. इसको बोलते हैं कौन सा रूल? वोल्टेज डिवाइडर. और अगर तुम्हें V2 फाइंड करना है
तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2। अच्छा, क्या ये समझ में आया? ओके, ठीक है, ये दो के लिए। फिर अगर मैं वैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल के जैसे दूसरा क्या बोला था मैंने, चार्ज डिवाइडर रूल लगाना। वोल्टेज डिवाइडर रूल किस में लगता है? जब दो कैपेसिटर किस में लगे होते हैं? सीरीज। चार्ज डिवाइडर रूल किस में लगता है? जब वो किस में लगे होता है? पैरेलल। सो लेट अस से आपके पास दो कैपेसिटर है और लेट अस से यहाँ से चार्ज Q आ रहा है, टोटल चार्ज, यस। और मान लो ये C1 है, ये क्या है? C2। परफेक्ट। तुम्हें यहाँ का चार्ज चाहिए Q1 और यहाँ का चार्ज कितना चाहिए? Q2। तो क्या करोगे? तो Q1 इज इक्वल टू, अब खुद को ही देखोगे, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q एज वेल एज नेक्स्ट क्या लिखोगे? Q2 इज इक्वल टू क्या? C2 अपॉन क्या? ऐसा कैसे कर, क्यों और क्यों होता है ऐसा? बिकॉज फंडा क्या है? Q इज इक्वल टू क्या? C। Q इज इक्वल टू क्या है? C। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर सीरीज में होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। तो कैन आई से C into V is constant? Can I say C into V is constant? So if I can say C into V is constant, that means I can say V is inversely proportional to C. Yes. V is inversely, उल्टा है ना, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? कैपेसिटर। तो V1 C2 पे डिपेंड करेगा, V2 C1 पे डिपेंड करेगा। समझा? रेसिप्रोकल में जा रहा है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो अगेन Q इज इक्वल टू क्या है? CV। और इसमें क्या कांस्टेंट है? पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज। ये वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो कहना है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर, तो चार्ज अपने पे ही मेनली डिपेंड करेगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 एंड Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2। क्या ये समझा? इससे ज्यादा ये बहुत बहुत काम का है। तो कई बार ये जब तुम लास्ट में दो पे आओगे और V1 V2 के, तो तुम तुरंत कर सकते हो। आई होप ये सही है। तो ये वाला जैसे अभी क्वेश्चन था, उसमें तुम इजीली वोल्टेज इंडिविजुअल फाइंड कर सकते हो। समझा? तो ये दोनों लिख के रखो। और अभी तक हमने सीरीज, पैरेलल, शॉर्ट सर्किट, वो टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद व्हीटस्टोन नेटवर्क, इनफाइनाइट लैडर एंड सो ऑन। ओके, अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक्सरसाइज में जेई में के क्वेश्चन 17 तक आप ट्राई कर सकते हो। 1 से 17 ऑब्जेक्ट पीवाई तो मेरे हिसाब से हम सारे क्लास में ही होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 to 17। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट। ये किसका बुक है? आपने किसी का है?